फिजिक्स और चैप्टर हमारा चल रहा है ग्रेविटेशन। कल हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, उसमें मजीद कुछ बातें हैं डिस्कस करने वाली। पहले हम उन पर बात करते हैं, देन आगे चलेंगे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप लोगों ने पढ़ा था एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किए हैं, मजीद कुछ बातें आपको बताने वाली है। तो चूंकि बात हो चुकी है कि कायनात में मौजूद हर बॉडी हर दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, देन ऐसा क्यों है कि जब हम दो लोग या कोई दो चीजें आमने सामने मौजूद होती हैं या दो लोग साथ बैठे होते हैं तो उनके दरमियान भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है? तो उसका जवाब देते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है। अब इसमें ये जो वैल्यू है जी, जो ये हमारे पास फैक्टर जी है, इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी, विच इज 6.6750 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को इस यूनिट में डाउट है कि ये यूनिट कैसे हुआ है, तो पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनिट कैसे ड्राइव हुआ है। उसके लिए देखें, इसी फार्मूले को आगे देखें। यहां से अगर हम g निकालना चाहें तो g किस इक्वल होगा, g इज इक्वल टू f, और इस तरफ g के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, और इधर जो चीज डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो g विल इक्वल टू f मल्टीप्लाई d स्क्वायर ओवर m1 एंड m2। तो यहां से f की यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, d जो कि डिस्टेंस है और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, d स्क्वायर तो यहां पर यूनिट बन जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे m1 मास, m2 भी मास यूनिट kg एंड दिस इज आल्सो kg। तो ये हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं kg स्क्वायर। तो यहां से ये g की यूनिट बना है, हम इस तरह लिख सकते हैं न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर kg, जिसे आप न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहते हैं। तो आगे चलते हैं, उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। मजीद इसको कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन ये था आपकी बुक में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लास्ट पैराग्राफ में भी ये बात लिखी थी कि चूंकि जी की वैल्यू बहुत स्मॉल है इसलिए हम चीज़ों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं करते, और अर्थ का मैच होकर बहुत ज़्यादा है इसलिए अर्थ जो चीज़ों पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करती है उसे हम फील करते हैं। तो अब इसी में अब दोनों बातें आ जाएंगी। हम सपोज करते हैं दो बॉडीज, मैं दो लोग कंसीडर कर लेता हूँ, तो उनमें से एक का वेट है, तो एक W1 कह दें, दूसरे को W2 कह दें। इसका वेट भी मैं 100 न्यूटन कंसीडर करता हूँ, इसका वेट भी 100 न्यूटन कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब 100 न्यूटन वाले का जो मास होगा, इसके मास को मैं m1 कह देता हूँ और इसके मास को m2 कह देता हूँ। ऑब्वियसली इनका जो मास होगा वो इसका भी 10 kg और 10 kg होगा। यहाँ पर कोई सी भी वैल्यूज हो सकती है, मैंने आपको समझाने के लिए जरा इजी वैल्यूज दी है। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पैदा होता है कि W जो है 100 है, तो यहाँ से ये मास कैसे आया? तो ये चीज़ आप लोग चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, मजीद आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ। वी नो दैट जो किसी भी चीज़ का वेट होता है, वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg। सपोज दैट इसका वेट जो कि 100 न्यूटन है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, वेट की जगह 100, मास अननोन है हमें फाइंड करना है, और g क्या है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमने चैप्टर 2 के एंड पर पढ़ी थी, व्हिच इज 10। तो यहाँ से हम किसी भी चीज़ का मास इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। 100 इधर आकर 10 डिवाइड हो जाएगा तो m इज इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 10 kg। तो यहाँ से ये पता चल गया कि अगर किसी भी बॉडी का आपके पास वेट दिया गया हो और आप मास मालूम करना चाहें तो जस्ट आपको उसको 10 पर डिवाइड करना है। 10 मतलब ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g की वैल्यू से आपने डिवाइड करना है, आपके पास उसका मास आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये दो बॉडीज है मेरे पास m1 और m2, मैं सपोज कर लेता हूँ कि दोनों बॉडीज की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है। दो बॉडीज हैं, उन दोनों का मास इतना है और उनके दरमियान डिस्टेंस इतना है, तो अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। तो F विल बिकम F इज इक्वल टू G की वैल्यू
6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -11 मल्टीप्लाई m1 हमारे पास 10 है मल्टीप्लाई m2 हमारे पास ये भी 10 है और d हमारे पास 1 की है 1 का स्क्वायर। इस सारे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 6.673 मल्टीप्लाई 10 पावर -9 फोर्स न्यूटन। अब उन दोनों बॉडीज के दरमियान इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। अब यहां पर देखिए हमारे पास फैक्टर आ रहा है 10 पावर -9, तो इसका क्या मतलब है, अब माइनस में जा रही है वैल्यू, इसका मतलब है दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, अगर इसको हम कॉमन नोटेशन में लिखें तो ये कितना बनेगा 0.0000000667 न्यूटन। अब उन दोनों बॉडीज के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये वजह है कि दो बॉडीज के दरमियान जो आमतौर पर हमारे पास दो बॉडीज मौजूद होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आप फील नहीं कर सकते। लेकिन अर्थ का चूंकि मैथ बहुत ज्यादा है, जो मैथ ऑफ अर्थ है वेरी वेरी ग्रेट है, तो अभी थोड़े आगे जाकर हम अर्थ का मैथ कैलकुलेट भी करेंगे, आपकी बात वहां पर मजीद क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल होगा कि जब भी हमारे पास दो बॉडीज मौजूद होते हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम फील क्यों नहीं कर सकते। तो थोड़ा आगे चलते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ये पढ़ा था कि दो बॉडीज होते हैं, सपोज दैट एक बॉडी m1 है दूसरा m2 है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एक खास फोर्स एक दूसरे पर अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है, मतलब ये बॉडी इस पर फोर्स लगा रहा है F, ये बॉडी इस पर फोर्स लगा रहा है F। अब ये जो बॉडी है इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इस डायरेक्शन में होगी, और दोनों के दरमियान जो फोर्स है व्हिच इज F, इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स है। तो अगर आप याद करें तो आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा था, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहता था, वो कहता था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक्शन का रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। वो जो रिएक्शन होता है, एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। तो यहां से देखिए, अगर एक फोर्स को हम कंसीडर करें एज एन एक्शन फोर्स, सपोज दैट ये हमारी एक्शन फोर्स है, तो ये फिर क्या हो जाएगी रिएक्शन फोर्स। ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी फोर्स F है, ये भी F है, सेम मैग्नीट्यूड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट डायरेक्शन में दोनों ऑपोजिट है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।